हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है आप सब लोगों की नेट प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। चलो आज एक दूसरी पार्ट यानी कि एक्ट 2 की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट दी बर्थडे पार्टी का सीखा था बाय हेराल्ड पिंटर के द्वारा। आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड पार्ट यानी कि एक्ट 2। इसकी हिंदी समरी को हम लोग आज समझेंगे, हिंदी समरी को सुनेंगे बेहतरीन तरीके से। और मैं पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हेराल्ड पिंटर का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी वो 24 दिसंबर 2008 को हुई थी। अच्छा, आज की वीडियो में और एक बात इनके बारे में हमेशा याद बनाए रखना है कि इनको नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में 2005 को दिया गया था। अच्छा, जो दृश्य इस जो कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में आगे हम लोग दो मुख्य दृश्यों को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स होगा हम लोगों का। जैसे कि पहले दृश्य में हम लोग बात करेंगे कि मेग के बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम का दृश्य होगा और दूसरे में हम आंख मिचौली के खेल का डिस्कशन करेंगे। खैर, बात करते हैं कि किस तरीके से इस एक्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि यहाँ से कुछ भी हमारा कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए और हम उस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हों। ठीक है, तो एक बात विशेष ध्यान रखिए, जब तक आप लोग अपने सीने में आग जला करके नहीं रखोगे ना, तब तक किसी तरीके से आपको आपका मंजिल मिलने वाला नहीं है। तो एक बात विशेष ध्यान रखो अपने मन में, न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, और तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो अपने सीने में हर वक्त नेट को क्लियर करने की लौ को जलाते रहिएगा, एक लक्ष्य एक टारगेट को अपने अंदर हमेशा रखिएगा। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं एक्ट 2 की समरी। आप जरा समझिएगा इसमें है क्या। बेसिकली देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे कि ये आखिर क्या है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो एक्ट 2 में क्या होता है, वही चीज़ें वही जो एक्ट 1 में दिखाया था कि इसके कैरेक्टर होते हैं, मेग होता है, ओके। मेग और पीटे जो दिखाए जाते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ दिखाए जाते हैं। मेग और पीटे कौन होते हैं? दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। और ये जो एक्ट सेकेंड का सीन यानी कि जो दृश्य चालू होता है वो इनके बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम का है। ठीक है, इसमें स्टैनले भी है और इसमें हम जिक्र करेंगे आप लोगों को। देखो, शुरुआत होती है द्वितीय अंक की कि मैकन और स्टैनले को प्रस्तावित जन्मदिन के विषय में बताता है। एक मैकन नाम का व्यक्ति दिखाया जाता है, जिसमें देखो ये मैकन नाम का एक व्यक्ति होता है और ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैकन, ये जाकर के स्टैनले किसको, इसके लिए जो कि मैग और पीटे के घर में रह रहा था, इसको जाकर के इसको बताता है कि हमने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी रखी है। ओके, तो अब क्या होता है कि उसी दिन संध्या का समय है। दृश्य जो है हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि मैक के बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम का है। मैकन जो है यहाँ पर वो कमरे में अकेला है और उसी समय स्टैनले जो बाहर गया हुआ था, ये जो स्टैनले इन दोनों के घर में रह रहा था, मेग और पीटे के घर में, ये क्या है अभी बाहर गया हुआ है। मैकन स्टैनले से अपना परिचय करता है। अब ये जो है मैकन होता है, जो कि मैकन और गोल्डबर्ग दोनों आयरलैंड के सिपाही होते हैं, ये स्टैनले से अपना परिचय करता है। ओके, स्टैनले उन दोनों जो ये दोनों यानी कि गोल्डबर्ग और मैकन बाहर से आए हुए हैं, उनके आने के उद्देश्य से भयभीत है। ये डरा हुआ है कि आखिर ये बोर्डिंग हाउस में रेंट पर, किराए पर रहने के लिए आए हैं तो क्यों आए हैं। मैकन स्टैनले के साथ बहुत ही प्यारा यानी कि दोस्ती वाले भाव से बोलने का प्रयत्न करता है। कौन? मैकन। किससे? स्टैनले से। परंतु स्टैनले को उसकी मित्रता करने की कोई रुचि नहीं है, कोई किसी तरीके से उसमें किसी तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखाता है।
मैकन उसे सूचित करता है कि उसके सम्मान में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। और तुमने देखा ही होगा गाइस दोस्तों कि जब भी बर्थडे पार्टी का नाम आता है ना तो 2-3 दिन पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, बोले बस मौज मस्ती धूम धड़ाका होगा बर्थडे पार्टी में। सेम कुछ ऐसी ही कंडीशन इस प्ले में बनने वाली है। अगर हम बात करेंगे देखो कि बर्थडे पार्टी के आयोजन किया गया है और ये जो बर्थडे पार्टी है ना रात को होगी, इसका टाइमिंग जो फिक्स किया गया था वो रात को किया गया था। स्टैनले पार्टी के विषय में बहुत ज़्यादा, ये जो है जिसका जन्मदिन है ये स्टैनले, ये बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि हमारा बर्थडे है, और वह अपने बर्थडे को टालना भी चाहता है और वो ये भी कह देता है कि नहीं हमारा बर्थडे है ही नहीं अभी, हमारा तो अगले मंथ में है। इस तरीके से वो ये स्टैनले अपने बर्थडे को टालना चाहता है। भाई एक कहकर भी इस ओर से अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है कि वह अपना जन्मदिन मनाने के मूड में नहीं है और वह पुनः बाहर चला जाएगा। स्टैनले इतनी बात कह करके स्टैनले जो है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। और फिर क्या होता है कि स्टैनले कहता है कि बर्थडे पार्टी हमें केवल शराब पीने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने जब बर्थडे पार्टी का नाम लिया कि जो बर्थडे पार्टी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करती है, एक शराब पीने का अवसर प्रदान करती है। कि खूब तुमने हम लोग भी अपने रियल लाइफ के जीवन में देखिएगा कि जिस दिन बर्थडे होता है ना उस दिन जितना भी चिल करना होता है, जितना भी जो कुछ भी करना होता है ना वो सब करते हैं। तो ये भी कह रहा है स्टैनले ये कुछ नहीं है बर्थडे वड्डे, ये सिर्फ क्या है शराब पीने का एक अवसर है कि ठीक है। तो मैकन अब इतने जब ये नहीं मार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ पर मैकन होता है वो मैकन क्या करता है, एक आयरिश ध्वनि बजाने लगता है। क्या करता है, एक आयरिश की जो है वो ध्वनि बजाने लगता है। यहाँ पर ये आयरिश की जो ध्वनि बजाता है यहाँ पर मैकन, ये देखिए, और वो ध्वनि कौन सी होती है, दी माउंटेन्स ऑफ मार्लो की ध्वनि होती है। ओके, स्टैनले भी इसकी साथ ध्वनि में सम्मिलित हो जाता है। ओके, स्टैनले पूछता है कि पार्टी के में कौन कौन आ रहा है, अच्छा तुमने किस किस को बुलाया है पार्टी में, ये स्टैनले पूछ लेता है। स्टैनले पूछ किससे लेता है, स्टैनले पूछता है इसी से, किससे, मैकन से, कि कौन कौन बोला। तो मैकन बताता है कि एक तो उसका साथी, मैकन का साथी कौन, गोल्डवर्क को हमने बुलाया है, और एक होती है मैक के पड़ोस में रहने वाली 20 साल की युवा लड़की लुलू, एक युवती होती है उसको बुलाया है। और पार्टी की सभी व्यवस्थाएं जो है वो एकदम फिट कर ली हैं हमने। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ। तब स्टैनले मैकन से मित्रता करने का भी प्रयत्न करता है। अब स्टैनले थोड़ा थोड़ा मैकन के करीब पहुंचता गया तो स्टैनले मैकन का समर्थन प्राप्त करता है और उससे मित्रता करने का क्या करने लगता है, प्रयास करने लगता है। अतः वह उससे पूछता है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैकन को पहले भी हम लोग कहीं आपस में लग रहा है मिल चुके हैं। अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण भी रखता है, बताता है कि हम ये थे, हम वो थे, इस तरीके से वो अपने बारे में थोड़ा सा बताता है। और ये बात वो बहुत ज़्यादा 2 नगरों का नाम लेता है कि उसने अपने जीवन का भाग मैडनहुड नगर में व्यतीत किया। एक मैडनहुड नगर का नाम लेता है, यानी कि 2 नगरों का नाम लेता है। एक मैडनहुड सिटी होती है कि हमारा जीवन का ज़्यादातर जो है भाग वो मैडनहुड सिटी, और बाद में कहता है कि नहीं, फिर बाद में बताता है कि हमारे जीवन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बेसिंग स्टोक सिटी में गुजरा। इन 2 सिटीज़ का नाम लेता है, कौन सा, मैडनहुड सिटी और बेसिन स्टोक सिटी का। अब होता क्या है, बेसिकली उसी समय जो है स्टार्ट होती है कहानी कि बिल्कुल शांत जीवन व्यतीत करता है और वहाँ पर बहुत प्रसन्न था, परंतु कुछ व्यापारिक मजबूरियों के कारण उसने क्या करा, मैडनहुड सिटी को छोड़ करके उसको यहाँ आना पड़ा। उसे यहाँ अपेक्षा से अधिक समय तक रुकना पड़ा, वो चाहता नहीं था। तुमने देखा होगा कोई भी व्यक्ति
अगर किसी भी व्यक्ति का अपना जन्म स्थान है तो जो बर्थ प्लेस होता है ना, वो सबके लिए बहुत प्यारा होता है, स्वर्ग से सुंदर होता है। कहते नहीं, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वो सबको अच्छा लगता है। तो ये भी कुछ ऐसी ही बातें करता है। हम कहीं पर भी दुनिया में रहे हैं, लौट करके हम 1 साल में मन करे, 2 साल में मन करे, 1 महीने 2 महीने, लेकिन एक बार को ये मन जरूर करता है कि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ होता है काश हम वहाँ हो आए होते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, या जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, जहाँ पर हम खेल कूद करके बड़े हुए हैं, वहाँ की याद आने लगती है। तो ये कहता है ना चाह कर भी मुझे मैनहुड नगर को छोड़ करके यहाँ पर रहते हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया। कहाँ? बोर्डिंग हाउस में। अब इसी तरीके से इनके और भी वार्तालाप होते रहते हैं। वो ये भी कहता है कि भूल जाता है कि उसने अभी ये कहा था कि उसने अपने जीवन का अधिकतम समय मैनहुड नगर में व्यतीत किया, और अपने ही कथन के विपरीत वो अचानक ये भी बोल पड़ता है कि उसने अपने अधिकतर समय बेसिंगस्टोक नामी नगर में व्यतीत किए। अब तक ये सब बातें जो है करते करते स्टैनलो को इस बात का तो पता चल ही गया था कि जो मैकन है वो आयरलैंड वासी है। अब जब उसके सामने उसे पता लगा कि मैकन आयरलैंड का निवासी है तो वह एकदम उसके जैसी भाषा बोलना शुरू कर देता है कि आयरलैंड, और वहाँ के लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर देता है ताकि मैकन जो है उससे प्रभावित हो सके। स्टैनले भी कहता है कि जो है उन्होंने ये भी कह देता है कि आयरलैंड और वहाँ के लोगों के प्रति उसके हृदय में बहुत सम्मान है। ये बात कौन कहता है? जो है स्टैनले कहता है, क्योंकि वे लोग सत्य का सम्मान करते और बड़े ही हंसमुख स्वभाव के लोग होते हैं वहाँ के। स्टैनले मैकन को आमंत्रित करता है कि वह उसके साथ चलकर, कौन करता है यहाँ पर? ये जो व्यक्ति होता है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये जो व्यक्ति होता है स्टैनले, ये कहता है कि इससे मैकन को आमंत्रित करता है। किसको? मैकन को आमंत्रित करता है कि वह उसके साथ चलकर 1 गिलास बियर पिए। परंतु उसी समय कौन? गोल्डबर्ग और पेटे जो है वो कमरे में प्रवेश करते हैं। ये 2 लोग आ जाते हैं, एक गोल्डबर्ग आ जाता है और दूसरा मेक का हस्बैंड पेटे भी कमरे में प्रवेश करते हैं। अब उसी समय क्या होता है, गोल्डबर्ग जब आ जाता है तब तुमने देखा होगा जो आता है वो अपना अपना बखान करते हुए चला आता है। तो गोल्डबर्ग भी अपने बारे में, कौन? गोल्डबर्ग भी अपने बारे में कुछ बाल काल का जो है विवरण सुनाने लगता है। अब पेटे जो है वो गोल्डबर्ग का परिचय स्टैनले से कराता है। इसका परिचय किससे कराता है? इससे कराता है। कराता कौन है? पेटे कराता है। ओके, और गोल्डबर्ग से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। जैसे हम लोग नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति कहता है भैया तो मिलते हैं, तो हम हाथ मिलाते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? गोल्डबर्ग उसको बताता है कि जब वह लड़का था तो प्रत्येक शुक्रवार को वह एक लड़की जिसको वह बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, ओके, के साथ टहलने जाया करता था, घूमता था, फिरता था और उससे बहुत सारी बातें किया करता था अपने मन की। एक दिन और जल्दी से अपना कार्य, जो भी घर का कार्य होता था उसको समाप्त करके जब वह घर लौटता था तो उसकी माँ उसे बुलाती थी, उसे कहती थी कि खाना खा ले अन्यथा ठंडा हो जाएगा। हर किसी की माँ अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार और दुलार करती हैं वैसे, और उसकी माँ जो है किसको? गोल्डबर्ग को एक उपनाम से भी पुकारती थी जिसका उपनाम था सिमी, SIMEY, सिमी। ओके, अब क्या हुआ कि ये सब अपने बचपन की बातों को वो बताता है। अब पेटे उनसे जो है यहाँ पर क्या होता है, ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब पेटे इनसे कहता है यार माफ़ कीजिएगा, हमें अब यहाँ से जाना होगा, अर्थात स्टैनले के सम्मान में दी जाने वाली बर्थडे पार्टी में मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि उसका मित्र उसके साथ शतरंज खेलने के लिए क्लब में उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और शीघ्र ही वह उसके साथ होगा। और इसीलिए
पेटे ने जो है स्टैनले के सम्मान में दी जाने वाली बर्थडे पार्टी में सम्मिलित नहीं हो पाता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टैनले के सम्मान में दी गई बर्थडे पार्टी में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था, तो वो पेटे नहीं हुआ था। क्लियर है। अब स्टैनले का दोनों व्यक्तियों को कहीं और भेजने का निष्फल प्रयास करता है। अच्छा, जो स्टैनले होता है, ये व्यक्ति तुमको दिख रहा होगा, ये जो स्टैनले होता है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैकन और गोल्डबर्ग जो हैं वो बोर्डिंग हाउस में रहें, मेग और पीटे के बोर्डिंग हाउस में रहें आकर के। इसीलिए ये हर संभव ये प्रयास करता है कि मैकम और गोल्डबर्ग यहाँ से चले जाएं। ओके, लेकिन ये इसका प्रयास जो है वो निष्फल रहता है और वहाँ से कोई भी यानी कि मैकम और गोल्डबर्ग को नहीं भेज पाता है। तभी क्या होता है, स्टैनले से पूछताछ की जाती है। किससे? स्टैनले से पूछताछ की जाती है कि और उसके प्रति जो है हिंसक व्यवहार भी किया जाता है। अब वार्तालाप जो होता है वो पूछताछ का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मैकन और गोल्डबर्ग स्टैनले से जो है कुछ पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वे स्टैनले से अनेकों प्रश्न पूछते हैं, उसके विरुद्ध अनेकों दोष लगाते हैं। स्टैनले उनके प्रश्नों के या तो बेतुके आंसर दे रहा होता है या फिर कोई भी आंसर नहीं देता। और उदाहरण के लिए गोल्डबर्ग जो होता है, ये वाला व्यक्ति जो है वो उस पर कई आरोप लगाता है। वह जो है स्टैनले पर ये भी आरोप लगाता है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति का समय नष्ट करता है और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य में तुम बाधा उत्पन्न करते रहते हो। गोल्डबर्ग एक बार पुनः पूछता है कि वह पड़ोस में रहने वाली लड़की लुलू के चरित्रहीन समझता है। मैकन पूछता है कि स्टैनले ने संगठन क्यों छोड़ दिया और स्टैनले ने उनको धोखा क्यों दिया। गोल्डबर्ग आरोप लगाता है कि स्टैनले एक गंदा खेल खेल रहा है। मैकन आरोप दोहराता है कि स्टैनले ने संगठन को धोखा दिया है। गोल्डबर्ग जो होता है वो मैकन से स्टैनले का चश्मा उतार लेने के लिए कहता है। कौन? गोल्डबर्ग। किससे? मैकन से कहता है कि स्टैनले के आंखों में जो चश्मा लगा है उस चश्मे को उतार लो। अब क्या होता है कि मैकन स्टैनले मजबूती से कुर्सी को पकड़ लेता है। मैकन जो है वो स्टैनले का चश्मा उतार लेता है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ पर हॉक टॉक हो जाती है। गोल्डबर्ग स्टैनले से कहता है कि वह नकली है और उससे पूछता है कि उसने अपने पत्नी का क्या किया, कहीं उसे मार तो नहीं दिया, कहीं उसका कत्ल तो नहीं कर दिया। ओके, अब मैकन कहता है कि इसने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। क्या कर दी है? हत्या कर दी है। स्टैनले समझ नहीं पाता कि इनके कहने का क्या तात्पर्य है और वह केवल इतना कहता है कौन सी पत्नी क्या। डैट मीन्स वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता है। तभी क्या होता है कि स्टैनले अपना धैर्य खो देता है। ओके, और गोल्डबर्ग के पेट में लात मार देता। अनर्गल प्रश्न पूछते रहते हैं, यहाँ तक कि मैकन एक कुर्सी उठाकर स्टैनले को मारने वाला होता है, परंतु जो गोल्डबर्ग होता है, इसका दोस्त, इसका साथी मैकन का जो है वो रोक देता है। अब पूछताछ जारी ही थी कि इसी के मध्य में स्टैनले के हालात कैसे हो गए। अगर हम बात करें गोल्डबर्ग तथा मैकन के द्वारा पूछे गए नितांत और बिल्कुल असंगत, जिनका कोई और छोर नहीं था, इनके बीच में अनर्गल एकदम प्रश्न पूछे जा रहे थे। इन प्रश्नों में कोई तर्क और तारतम्य नहीं था, एक दूसरे के एकदम विरोधाभासी प्रवृत्ति के सभी क्वेश्चन थे। ओके, ऐसी स्थिति में स्टैनले अपने मुख से केवल कुछ जो मुख था उससे कुछ आवाज़ें ही निकाल पाता था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा कहानी यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी बनने वाली है कि स्टैनले के स्वास्थ्य के लिए मैग जो है वो एक जाम का प्रस्ताव रखती है।
अब इनमें अभी जैसे ही मैग आती है वैसे ही ये सब शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि माहौल जो हॉट टॉक था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तभी मैग जो है वो क्या करती है, स्टैनले को एक जाम देती है, जाम का प्रस्ताव रखती है। जब गोल्डबर्ग एवं मैकन, ये दोनों गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनले की पिटाई करने ही वाले होते हैं, किसकी, स्टैनले की पिटाई करने ही वाले होती हैं, तभी क्या होता है, हमने क्या बताया आपको कि मैकन आ जाती है बीच में और मैग आ जाती है, माफ़ करिएगा, मैग आ जाती है। और मैग को देखकर गोल्डबर्ग और मैकन ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे कि इस माहौल में कुछ हुआ ही नहीं। गोल्डबर्ग मैग के सुंदर वस्त्रों की प्रशंसा करता है, कहता है मैग आपने बहुत सुंदर और प्यारी अच्छी खूबसूरत ड्रेस को पहन रखा है, ओके, जो उसने पार्टी के इस अवसर पर पहन रखे। हमने क्या बताया कि पार्टी शुरू होने वाली है, लगभग शुरू हो ही चुकी है। अब विस्की की बोतलें खोली जाती हैं तथा प्रत्येक को शराब भेंट की जाती है, यानी कि अब यहाँ से पार्टी का माहौल चालू हो जाता है। ये पार्टी का माहौल देखो चालू हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा बर्थडे पार्टी एकदम अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि अब जाम पे जाम चल रहा है। तभी क्या होता है, मैकन यानी कि बोतलें खोली जाती हैं और प्रत्येक को शराब भेंट की जाती है। बोले तुम्हारे स्वागत में मैं खाने में आज कुछ नहीं, बस शराब ही शराब है। मैकन को क्योंकि केवल आयरिश विस्की ही पसंद है। ये जो मैकन होता है, मैकन सिर्फ क्या करता है, आयरिश विस्की ही पसंद करता है, इसलिए उसके लिए आयरिश विस्की की बोतल खोली जाती है। गोल्डबर्ग सुझाव देता है, यहाँ पर कुछ बताता है, अपने विचार रखता है कि इस अवसर पर मैग स्टैनले के स्वास्थ्य के लिए एक जाम सभी को ऑफर करे। तब मैग क्या करती है, जाम बना करके सभी को देती है और सभी से कहती है कि आप लोग स्टैनले के जन्मदिन पर, उसकी बर्थडे पार्टी पर उसके जन्म के लिए कुछ शुभकामनाएं दो। तभी सभी लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है और इस खुशी में मैग जो है वो सबको शराब की बोतल से करके एक एक जाम सबको देती चली जा रही है, ऑफर कर रही है। और इस अवसर पर उसके कुछ अच्छे स्वास्थ्य की सब लोग कामना कर रहे हैं कि तुम हजारों साल तक जियो। जब कुछ ऐसा ही कामना मैग एक संक्षिप्त परंतु भावुक भाषण देती है। हमने क्या बताया, मैग संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वह स्टैनले के लिए नहीं कर सकती है। कहते हैं मैग क्या कर रही है कि स्टैनले को बहुत चाहती है, वो उसकी हमने क्या मॉम का मिस्ट्रेस ज़्यादा होती है, कौन, मैकम। तभी यहाँ पर कहानी थोड़ा सा अलग रूप धारण करती है और वो कहती है कि संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं स्टैनले के लिए नहीं कर सकता हूँ। जैसे दो प्रेमी आपस में बात करते हैं कि बस दुनिया में तुम ही तुम हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सके, चांद सितारे आसमां से क्या क्या तोड़ ला सकूँ। वैसे ही यहाँ पर कुछ शराब पीने के बाद मैग भी स्टैनले के लिए कह रही है दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती हूँ। अब वह कहती है वही एकमात्र कौन, स्टैनले है, जिसको वह बहुत प्यार करती है, जानती है, ओके, और वह उसको किसी भी अन्य पुरुष की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समझती भी है। भाषण के मध्य जो है वो जो मैग होती है वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है, सिसकने लगती है, रोने लगती है। गोल्डबर्ग उसकी इस ये बात सिसकते हुए जब देखता है तो ये कहकर के प्रशंसा करने लगता है कि उसने बहुत सुंदर स्पीच दिया है, बहुत सुंदर जो है भाषण को डिलीवर किया है। तो यहाँ पर अब गोल्डबर्ग भी भाषण देता है। अब गोल्डबर्ग जब भाषण देता, पार्टी चली रही होती है, उसी समय लुलू जो होती है, कौन, लुलू जो होती है, ये जो होती है लुलू, आकर के पार्टी में शरीक हो जाती है। थोड़ा सा लेट हो गई है आने के लिए, लुलू की अब फिलहाल एंट्री हो जाती है, ओके, उससे थोड़ी सी देर हो गई है। गोल्डबर्ग उससे अपना परिचय नॉट गोल्डबर्ग के रूप में कराता है।
ओके, लुलू को शराब पीने को दी जाती है। अब किसको? लुलू को यहाँ पर शराब पीने के लिए दी जाती है और फिर प्रत्येक व्यक्ति से स्टैनली के स्वास्थ्य के लिए शराब को तैयार रहने को कहा जाता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए पीने को तैयार रहने के लिए कहा जाता है। बोले सभी आज सब लोग स्टैनली के स्वास्थ्य की कामना करते हुए जाम पे जाम पिएंगे। ऐसा कुछ चल रहा है बर्थडे पार्टी में, मज़े ले रहे हैं सभी लोग, सभी कैरेक्टर बर्थडे पार्टी के। अब गोल्डबर्ग भी भाषण देता है। वह कहता है मेग के भाषण से उसे ये जानकर अत्यंत बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई, सेटिस्फैक्शन मिला कि संसार में अब भी दूसरों के प्रति काफ़ी स्नेह रखने वाले लोग हैं। वह कहता है कि जो गृह स्वामिनी कौन थी? मैग थी इसमें, ओके, पीटे की वाइफ, कि स्टैनली एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो गृह स्वामिनी के स्नेह का इतना अधिक पात्र है, जो कि मेग का इतना ज़्यादा उसको प्यार मिला है। गोल्डबर्ग कहता है कि इससे ज़्यादा उसको प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहीं पर गोल्डबर्ग भी स्टैनली को उसके जन्मदिन की बधाई देता है। अब स्टैनली को बधाई दी जाती है गोल्डबर्ग के द्वारा। ओके, गोल्डबर्ग के भाषण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति स्टैनली को के स्वास्थ्य के लिए शराब पीता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता है। सब लोग उसको बधाई देते हैं। लुलू गोल्डबर्ग के जो भाषण दिया था उस भाषण की बहुत अच्छे से प्रशंसा भी करती है। मैग जो होती है वो स्टैनली का चुंबन लेती है। कौन? मैग जो है वो स्टैनली का चुंबन लेती है और कामना करती है यह दिन उसके जीवन में बार बार है। ओके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन हिज लाइफ। उसके जीवन में ये जीवन बार बार आए और अन्य लोग भी इस अवसर पर स्टैनली को शुभकामनाएं देते हैं। लुलू कहती है कि गोल्डबर्ग एक बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छे से स्पीच को डिलीवर करता है। वह बताता है कि प्रथम बार उसने बाइज वाटर लोकेलिटी तथा एथिकल हॉल में भाषण दिया था। भाषण का विषय था आवश्यक एवं संभव। लोग उसके भाषण देने की कला से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तभी इतने में क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि गोल्डबर्ग ने लुलू से आकर उसकी गोद में बैठ जाने को कह देता है। एकदम असभ्य हो जाता है और गोल्डबर्ग कहता है लुलू से कि आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। ओके, अब इतने में क्या होता है कि लुलू तुरंत उसके आदेश का पालन करती है और प्रत्येक व्यक्ति को विस्की का आनंद जो है लेने को कहती है। मैग स्कॉट विस्की तथा आयरिश विस्की कॉकटेल करके दोनों तरीके की विस्की को मिला करके पीती है मैग। गोल्डबर्ग पुनः याद करता है कि किस प्रकार उसने अपने बाल्यकाल में वह पार्क में टहलने जाया करता था और प्रत्येक व्यक्ति को हेलो करता था इस तरीके से, परंतु उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसने उसको शानदार तरीके से दफना दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी यादों को, अपनी अपनी स्मृतियों को सबसे शेयर कर रहा है, सबको बता रहा है। मैग, पीटे तो है ही नहीं, ओके, स्टैनली, गोल्डबर्ग, मैकन और लुलू ये सभी अपनी मिलकर के पार्टी कर रहे हैं। तो शराब के नशे में मैग अपने अतीत की घटना याद करती है और वह कहती है कि उसका पिता उसको आयरलैंड ले जाना चाहता था, परंतु वह उसको वहाँ ले जा नहीं सका। ओके, उनके पिता लेकिन उसको मैग को आयरलैंड नहीं ले जा सके। वो उसे ये भी अपने बचपन की याद आती है मैग को कि उसके कक्ष में जो है उसके बचपन में रात की सी रोशनी हुआ करती थी। डैट मीन्स बहुत जी चमकदार उसका कमरा हुआ करता था और उसके कमरे की कालीन और जो पर्दे थे वो गुलाबी रंग के होते थे। एकदम गुलाबी गुलाबी माहौल था वहाँ का। ये अपने बचपन की बात को याद करके मैग शराब के नशे में है, एकदम धुत है। ओके, और अपने पिता के एक प्रसिद्ध, और जो मैग के पिता थे उसके कथानुसार मैग ने ही अभी ऊपर क्लियर किया कि उसके पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। मैग मैकन से कुछ और विस्की देने को कहती है। अभी भी लगातार जाम पे जाम पिए जा रही है मैग। मैकन उसके ग्लास में जो विस्की होती है उसको उड़ेल देता है, यानी कि उड़ेलता है
और साथ ही साथ एक आयरिश गीत की पंक्ति को गुनगुनाता जाता है। यानी कि सब लोग एकदम पूरी की पूरी पार्टी में टुल्ली हैं और मस्त मज़े ले रहे हैं। एक आयरिश गीत को गुनगुनाता है, जैसे हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन गीत को गुनगुनाने लगते हैं। ओके, वैसे ही वहाँ आयरिश गीत को, वो आयरिश का है तो आयरिश गीत को गुनगुना रहा था। मेग उसके गाने की प्रशंसा करती है और कहती है कि मैकन की आवाज़ बड़ी सुरीली है, बहुत मधुर है, बहुत प्यारी और सुंदर है। इस गाए तो क्या हुआ कि इस पर गोल्डबर्ग मैकन के एक गीत, मैकन उसका जो दोस्त होता है गोल्डबर्ग, वो मैकन से कहता है यार वो वाला गीत गा, यानी कि एक फरमाइश देता है। जैसे नहीं हम लोगों के यहाँ कोई कवि सम्मेलन होता है और कुमार विश्वास आ जाए तो कहते हैं कि अपनी अपनी फरमाइशें दे देते हैं कि सर ये गाना सुना दीजिए। तो वैसे ही मैकन, गोल्डबर्ग मैकन से एक गीत गाने की फरमाइश करता है। लुलू, जो हमने क्या बताया 20 साल की एक युवा लड़की है लुलू, वो चाहती है कि मैकन एक प्रेम गीत गाए, यानी कि बहुत ही प्यारा सा गीत गाए, प्रेम गीत हो, लव सॉन्ग हो। परंतु वह आयरलैंड की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए देशभक्ति की भावना से पूर्ण एक गीत गाता है। बट मैकन जो है आयरलैंड की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, अपने देश की प्रशंसा करते हुए एक देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक गीत को गाता है। ओके, यह गीत दर्शाता है कि मैकन को अपने घर की याद बहुत सता रही है, मन ही मन में उसको बहुत याद आ रही है और वह अपने घर वापस जाना चाहता है। और इस समय लुलू अपने साथ गोल्डबर्ग के प्रेम का स्वांग करने को बहुत उत्साहित है। हमने क्या कहा, लुलू जो है ना वो अपने से अधिक उम्र के लोगों के साथ प्रेम, बहुत ज़्यादा ऐसी फ्लर्टिंग टाइप की लड़की है, तो गोल्डबर्ग के साथ प्रेम का स्वांग करने को बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड है। और वह उससे ये भी कहता है कि मैंने सदैव, लुलू की एक खासियत है, ये बात ध्यान रखिएगा इस बात में कि क्या होता है कि जो लुलू होती है वो कहती है कि मैंने सदैव अपने से अधिक आयु के पुरुषों को, व्यक्तियों को पसंद किया। और वह ये भी कहती है कि गोल्डबर्ग उस व्यक्ति से मिलता है जिसने पहली बार उससे प्रेम संबंध हुए थे। लुलू अपनी पुरानी स्मृतियों में, पुरानी यादों में खो जाती है। गोल्डबर्ग से पूछती है कि क्या वह उसको उस समय जानता था जब वह एक बहुत छोटी सी बालिका थी। ओके, तब कहानी थोड़ा सा आगे चलती है और आगे जब कहानी मूव होती है तब जो है दोनों, हमने क्या मैकन और ये आयरलैंड के सिपाही हैं। इसके बाद हमने तुम्हें ये भी बताया था कि इसको बर्थडे गिफ्ट क्या मिला था, ड्रम मिला था और आयरिश ध्वनि एक बजाई गई थी, दो की माउंटेन्स ऑफ मार्लो थी। 2 शहर के नाम बताए, मैडनहुड सिटी और बेसिंगस्टोक सिटी। इसी तरीके से एक यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बर्थडे पार्टी में एक गेम खेला गया था, उस गेम का क्या नाम था। तो ब्लाइंड मैन बफ गेम था। इसको हिंदी में आंख में चौली वाला खेल कहा जाता है। जैसे तुमने देखा आंखों पे पट्टी बांध करके खेलते हैं, वैसा ही खेल था। बचपन में हम लोग काफ़ी खेला करते थे। तो आंख में चोली का जो खेल था वो स्टैनली मेक का। अब ये क्या करते हैं, खेल ही रहे होते हैं, आपस में इधर उधर भाग रहे होते हैं, तभी क्या होता है, स्टैनली मेक का गला घोट देता है। कौन, स्टैनली, किसका, मेक का। कौन सा गेम चालू हो गया, ब्लाइंड मैन्स बफ, आँख में चौली का खेल। इस चीज़ को ध्यान रखना है इस चीज़ में। ओके, तभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्टैनली होता है वो मेक का क्या करता है, गला जो है वो दबा देता है। मेग के सुझाव पर भी एक, अब यहाँ पर ये सुझाव भी कौन देता है, मेग ही बताती है कि आओ चलो अच्छा पार्टी को और शानदार बनाने के लिए गेम खेलते हैं। तो जब ये गेम को खेलने के लिए सभी लोग वहाँ पर 4-5 जो कैरेक्टर होते हैं सब लोग तैयार हो जाते हैं और तय होता है कि कौन सा गेम खेला जाए, कौन सा गेम खेला जाए। तो अभी अभी मैंने बताया था
ब्लाइंड मैंस बफ अर्थात आँख मिचौली का खेल खेलेंगे। ये सब लोगों के बीच में क्या हुआ था, इस गेम को खेलने के लिए जो है सबकी सहमति बनी, सबने डिसाइड किया इस चीज़ को। अब सर्वप्रथम मैग की आंखें बंद की जाती हैं। सबसे पहले मैग की आंखों में ही पट्टी बांध दी जाती है। किसकी आंखों में? मैग की। फिर रिपीट करता हूँ, सबसे जब ये गेम शुरू होता है तो गेम शुरू होने पर सबसे पहले किसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है? मैग की आंखों में पट्टी बांधी जाती हैं। ओके, वह घूमती है तथा किसी को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि इसमें पकड़ते हैं आंखें बांध करके, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर अपनी पट्टी खोल करके जिसको पकड़ते हैं उसकी आंखों में बांध दिया जाता है। वह मैकम को छू लेती है, यानी कि ये जो मैग है वो किसको छू लेती है? मैकम को। मैकम को छू लेती है, मैकन। अब मैकन की आंखें बांध दी जाती हैं। ओके, वह स्टैनले को छू लेता है, और ये मैकन होता है वो किसको छू लेता है? स्टैनले को छू लेता है। किसकी आंखों में पट्टी बंधी? मैग। इसके बाद मैग ने किसको छुआ? मैकन को, और मैकन ने किसको छुआ? स्टैनले को। तो अब किसकी आंखों में पट्टी बंधेगी? स्टैनले की आंखों में। ओके, बांध दी जाती हैं। वह स्टैनले को छू लेता है, वह स्टैनले की आंखों में पट्टी भी बांधी जाती है। उसकी आंखें बंधने से पहले ही मैकन स्टैनले का चश्मा उतार देती, क्योंकि ये चश्मा लगाए होता है स्टैनले, और मैकन क्या करता है? स्टैनले का चश्मा उतार करके फिर इसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। इस समय जो है गोल्डबर्ग से लाड़ दुलार करता रहता है सारे समय। स्टैनले किसी को छूने के लिए कमरे में घूमता है। जैसे ही वह चलता है उसका पैर जो है वो एक ढोलक में अटक जाता है। स्टैनले छूने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा है, और दौड़ते वक्त इसका पैर जो है वो एक ढोलक में, ये जो ड्रम है ना, इस ड्रम में इसका पैर जो है वो फंस जाता है। किसका? स्टैनले का। अब जब वह फंस जाता है तो वो क्या करता है कि मैग ने स्टैनले को, ये जो ढोल, ये ड्रम किसने इसके बर्थडे पर इसको उपहार के स्वरूप में दिया था? मैग ने। ध्यान रखना इस बात को, मैग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2013 के नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो है स्टैनले को उपहार स्वरूप बर्थडे पार्टी में क्या मिला? तो ड्रम। ध्यान रखना। अब इसको अपने गले में लटका लेता है मैग, और उसको जो है गले में लटका करके चारों ओर पागलों की तरह इसे पीटता फिरता है। मैग उसके हाथों की सीमा में। अब क्या होता है, ये ऐसे जा रहा होता है, फिर से मैग इसके हाथों यानी कि बाहों में आ जाती है। तभी स्टैनले जो है किसका? मैग का गला दबाने का प्रयत्न करता है। गोल्डबर्ग और मैकम मैग को स्टैनले की पकड़ से छुड़ाने के लिए दौड़ते हैं कि क्या इसको मार डालोगे? कौन? दो लोग। स्टैनले को मैग से दूर धकेल दिया जाता है। स्टैनले के द्वारा क्या होता है? लुलू से बलात्कार करने का प्रयास करता है। ये जो स्टैनले होता है, कौन? स्टैनले जो होता है, ये वाला व्यक्ति, ये पहले तो लुलू में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन उस दिन शराब के नशे में ये जो 20 साल की लड़की है, वैसे ये फ्लर्टिंग टाइप की ही लड़की है, ये हमेशा फ्लर्ट करती रहती है लोगों से। तो इसमें क्या होता है? स्टैनले लुलू से उस रात रेप करने का प्रयत्न करता है। अचानक अब कहानी क्या होती है, इसके बीच की मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि कैसे रेप करने का प्रयत्न करता है। सुनिए ध्यान से। अचानक क्या होता है? रोशनी गुल हो जाती, चली जाती है। अचानक रोशनी कमरे की चली जाती है। जब रोशनी चली जाएगी तो कमरा क्या हो जाएगा? पूरा अंधकार हो जाएगा कमरे में, और मैकम अपनी टॉर्च जलाता है। ये जो मैकम होता है, ये मैकम जो होता है वो ये अपनी टॉर्च, हाथ में जो उसके टॉर्च होती है उस टॉर्च को जलाता है, और कमरे में क्या होता है? पुनः जब टॉर्च जली तो अंधकार फिर से चला जाता, अंधकार जो है चला जाता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि मैकम के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और कमरा पुनः अंधकार हो जाता है, यानी कि पूरे के पूरे कमरे में पुनः अंधकार से भर जाता है। अंधकार में स्टैनले जो होता है वो लुलू की ओर बढ़ता है। तभी लुलू की चीख सुनाई पड़ती है। लुलू की
चीख सुनाई पड़ती है और वह बेहोश हो जाती है। कौन? लुलू। प्रत्येक व्यक्ति बड़ा भ्रमित हो जाता है एकदम, ओके, और भयभीत भी हो जाता है, डर भी जाता है और कुछ भी उस समय समझ नहीं आता कि क्या हुआ, अर्थात समझ नहीं पाता कि लुलू के साथ क्या हो गया है। इसी मध्य स्टैनले अपनी टॉर्च को ढूंढ लेता है। जो उसकी टॉर्च गिर गई थी, ओके, वो क्या करता है, इसी मध्य स्टैनले अपनी टॉर्च को ढूंढ लेता है और जैसे ही वह अपनी टॉर्च चमकाता है सबकी निगाहें एक भयभीत करने वाले दृश्य को देखते हैं। लुलू मेज पर बाज की भांति जो है अपनी टांगें फैलाए पड़ी है और स्टैनले उसके ऊपर जो है वो झुका हुआ है। वह लुलू का बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही टॉर्च का प्रकाश उस पर पड़ता है वह बौखला जाता है, यानी कि नाराज हो जाता है, बौखला उठता है। गोल्डबर्ग, ये जो दो लोग होते हैं, एक गोल्डबर्ग और मैकम, उसकी ओर बढ़ते हैं। स्टैनले उसकी, ये जो स्टैनले होता है वो उसकी पकड़ से बच जाता है। वह अपनी पीठ दीवार की ओर करके खड़ा हो जाता है और मैकन एवं गोल्डबर्ग उसकी ओर धमकी भरे अंदाज में, एकदम तानाशाह अंदाज में आगे बढ़ते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और वह स्वयं को उनसे बचाने का प्रयत्न करता है। यहीं पर वो बचा ही रहा होता है कि सेकेंड एक्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। जब ये सेकेंड एक्ट जो है समाप्त हो जाता है तब कहानी यहाँ से जो है तीसरा एक्ट शुरू होगा। लेकिन तीसरा एक्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है सेकेंड एक्ट की। अगर पहले वाली वीडियो इसकी नहीं देखी है तो इसके पार्ट को देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बर्थडे पार्टी के सीन को क्लियर कर देते हैं कि बर्थडे पार्टी के सीन में क्या होता है। बेसिकली देखो, बर्थडे पार्टी की सीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो बर्थडे पार्टी होती है वो स्टैनले की बर्थडे पार्टी होती है और स्टैनले बर्थडे पार्टी में क्या होता है, स्टैनले डिनाइज फॉर इट। पहले तो स्टैनले क्या करता है, अपनी पार्टी के लिए क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। समझिएगा ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। स्टैनले की बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है लेकिन स्टैनले अपनी पार्टी को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है कि मुझे अपनी पार्टी नहीं करनी है। इसी तरीके से कहानी चालू होती है। ओके, बाद में वो मान भी जाता है और सारी चीज़ें को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें लुलू को भी गेस्ट के रूप में बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है। तभी एक गेम खेला जाता है जिस गेम का नाम मैंने तुम्हें बताया था। गेम क्या होता है, ब्लाइंड मैन्स बफ। अब जो ब्लाइंड मैन बफ से यानी कि आंख मिचौली का खेल होता है, इसको खेला जाता है और तभी अचानक कमरे में क्या हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है। तभी अचानक कमरे में क्या हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है। और जब ये डार्कनेस हो जाती है, ओके, तब इस अंधेरे का जो है फ़ायदा कौन उठाना का शुरू करता है, स्टैनले। और स्टैनले लुलू का रेप करने का प्रयत्न करता है लेकिन वो चीख पड़ती है उसी समय। तो सब लोगों को समझ नहीं आता कि लुलू क्यों चीखी है। लुलू चीखने लगती है और तभी क्या होता है कि, लेकिन वो इसमें हुआ क्या कि क्यों चीखी, तो स्टैनले जो होता है वो लुलू का रेप करने का अंधेरे में प्रयत्न करता है। अब यहीं से ये पूरी सेकेंड एक्ट की कहानी होती है। तो हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से क्लियर कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी तरीके से आपको हमारी ये वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ हमको ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई और मुझे इस वीडियो में अभी भी कौन से सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सजेशन ही, आपके सुझाव ही हमारी वीडियो में या वीडियो को बनाने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि आपके सुझाव ही हमें बेहतर तरीके से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे और आपका एक कमेंट हमेशा हमको क्या करता है, नई से नई वीडियो और अच्छे से वीडियो पर मेहनत करके बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, इतना ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सब लोग आंख बंद करके इंग्लिश नेट की तैयारी करते रहिएगा, बल्कि हम लोगों का टारगेट इस बार होना चाहिए नेट JRF का। ओके।